हेलो एवरीवन। अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी जगह पे मार्ले मिंटो सुधार भी आपसे देकर पूछा जा सकता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि को समझेंगे और उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके कारण यह अधिनियम आया था, जिससे कि हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो उनको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो अगर हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909 की, तो इसके लाए जाने का सबसे पहला कारण था उदारवादियों को शांत करना। जैसा कि कांग्रेस में दो दल थे, एक थे नरम दल और दूसरे गरम दल। तो नरम दल को ही उदारवादी भी कहा जाता था। क्योंकि यह अंग्रेजों से अपनी मांग पत्रों के माध्यम से, अनुनय विनय आदि के माध्यम से करते थे और यह मांग करते थे कि क्योंकि भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो इनको भी भारत में शासन करने के लिए इस शासन व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए। तो इन उदारवादियों को शांत करने के लिए भी अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे, जिसकी वजह से इन उदारवादियों को शांत किया गया। दूसरा कारण था राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। 1909 आते आते, जैसा कि इससे पहले वाले अधिनियमों में भी हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने इस राष्ट्रवादी आंदोलन को शांत करने के लिए भी यह अधिनियम लाया। और इसी राष्ट्रवादी आंदोलन को शांत करने के लिए या फिर इसको तोड़ने के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की और इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को कम करने की कोशिश की, जिससे कि और ज़्यादा दिन तक अंग्रेज भारत में शासन कर सकें। और तीसरा कारण था भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। जैसा कि मैंने बताया कि उदारवादियों को शांत करना था और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। इस कारण अब अंग्रेजों ने भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि लोगों को ये लगे कि अंग्रेज जो हैं वह भारत के पक्ष में ही, अर्थात भारत की भलाई के लिए वहाँ पे शासन करना चाहते हैं। तो ये कुछ कारण थे भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार के। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आखिर में इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा क्यों जाता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो जब यह 1909 का अधिनियम आया तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो और भारत के राज्य सचिव के पद पे थे जॉर्ज मार्ले। और इसी कारण इन्हीं लोगों के नाम के आधार पे ही इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे कि किस अधिनियम के द्वारा राज्य सचिव के पद की व्यवस्था भारत के लिए की गई थी। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आप लोग रेगुलरली इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप उसका आंसर जरूर देंगे। चलिए अब 1909 भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जहां से किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले कौन थे? उस समय के राज्य सचिव, भारत के लिए जो राज्य सचिव थे वह जॉर्ज मार्ले थे और मिंटो थे उस समय के वायसराय। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? सही आंसर होगा जनवरी 1910 में। हालांकि यह अधिनियम 1909 में ही पारित कर दिया गया, लेकिन भारत में इसको जनवरी 1910 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो इससे पहले वाले अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से वायसराय की केंद्रीय परिषद में 16 सदस्य हो सकते थे, अब इनकी संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो जब 60 अन्य अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई तो अब कुल वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या 69 हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई या फिर लागू किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ही सबसे पहले मुसलमानों के लिए
पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व या फिर पृथक निर्वाचन समूह की घोषणा की गई। इसको पृथक निर्वाचन मंडल भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पृथक निर्वाचन मंडल या फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है, क्यों इतना घातक था ये, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र है जहाँ से किसी का चुनाव किया जाना है और यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुमत में है, अर्थात अगर 100 लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं और 50 से अधिक अर्थात 51 या इससे अधिक इस क्षेत्र में मुसलमान रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वह पहला मुसलमान होगा। दूसरी चीज़ कि उस मुसलमान कैंडिडेट का चुनाव भी यही मुसलमान कैंडिडेट ही करेंगे। इसी को कहा जाता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अब यहाँ पे जो 49 या फिर 48 जितने भी अन्य जाति के लोग हैं वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, उनके मत का मान शून्य होगा। और अगर इसको आपको समझना है तो आप आरक्षण से समझ सकते हैं। आरक्षण में क्या होता है, आरक्षित सीट का मतलब होता है अगर यहाँ पे सीट आरक्षित है मुसलमान के लिए तो मुसलमान कैंडिडेट तो खड़ा होगा लेकिन उसके चुनाव में सभी लोग भाग लेंगे। तो इस प्रकार से पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण में अंतर है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और आगे चल के यही हमारे देश के विभाजन का एक कारण भी बनेगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी। और इसी कारण यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता कौन है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किस अधिनियम में पहली बार लागू की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो हालांकि जो उस समय के तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले थे, उन्होंने मिश्रित निर्वाचन मंडल की बात की थी, अर्थात भले ही मुसलमान कैंडिडेट वहां पे खड़ा होगा लेकिन उसका निर्वाचन सभी लोग मिलकर करेंगे। लेकिन लॉर्ड मिंटो ने भारतीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी आंदोलन को शांत करने के लिए यह निर्णय लिया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा और इसी कारण उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, वह अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सबसे पहले जो विधि निर्मात्री परिषद था उसका नाम बदला गया और उसका नाम अब व्यवस्थापिका सभा रख दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो ने जो सुधारों की प्रकृति और उनके प्रतिनिधित्व विस्तार के लिए जो कमेटी गठित की थी उसके अध्यक्ष थे A.T. अरुण डेल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा अब भारतीयों को भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उदारवादियों को शांत करें और उनका तुष्टीकरण करें। तो इस प्रकार से जो प्रथम भारतीय सदस्य उस कार्यकारिणी परिषद में चुने गए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम कौन सा था? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ही था, जिसके माध्यम से प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं और उनकी शक्तियों का विस्तार किया गया। अगला प्रश्न है, 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो इसके लिए यह आवश्यक था कि पूरे परिषद को भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करनी थी,
तभी यह अधिनियम बनाए जा सकते थे। अगला प्रश्न है, विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 में पढ़ा था कि भारतीयों को पूरक प्रश्न या फिर तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा वह बजट पर बहस भी नहीं कर सकते थे। तो इसमें भारतीयों को कुछ और रियायतें दी गई और अब वह पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो किस अधिनियम के माध्यम से? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से यह अधिकार भारतीयों को दिया गया। अगला प्रश्न है, विधायी परिषदों में लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा अब सबसे पहली बार विधायी परिषदों में अगर कोई विषय लोकहित में है, लोक कल्याण के संबंधित है, तो अब उसको भारतीय प्रस्तुत कर सकते थे। और यह किसके माध्यम से दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। तो दोस्तों, ये था हमारा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार और उससे बनने वाले सभी प्रश्न। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रश्न इस वीडियो लेक्चर से ही मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।